हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं विद्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में मध्यकालीन भारत से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो यहाँ से आप लोग मध्यकालीन तो स्टार्ट होता है यहाँ पे भारत पर आक्रमण। ओके। भारत पर आक्रमण से स्टार्ट होता है, बट हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को फेमस बनाया है और यहाँ से इसको हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस मध्यकालीन भारत को मैंने स्टार्ट किया है और आज के चैप्टर में जो ये हमारा दिल्ली सल्तनत जो है, तो दिल्ली सल्तनत का एक एक क्वेश्चंस, एक एक जानकारी, एक एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चंस, एक एक कहानी हम इसको सीखेंगे। तो सब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया है। ठीक है। कुल कितने वंशों ने? 5 वंशों ने। और इस पांचों वंशों को अलग अलग तरीके से, मतलब एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है हमको, एक एक वंश को करते हुए। तो आज तो मेरा फोकस है कि गुलाम वंश पे पूरा पढ़ा जाए, बट थोड़ा सा समरी लेके चलना है कि गुलाम वंश। तो सबसे पहले जो आता है गुलाम वंश आता है, और ये 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा आता है हमारा खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक है। और तीसरा तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1398 ईस्वी है। और चौथा सैयद वंश, 1414 से 1451। और लास्ट वंश जो लौदी वंश है, वो 1451 से 1526 तक। अगर हम इसकी बात करें, आप अगर वर्ष में निकाल करके देखें कि इंडिविजुअली कौन से सबसे ज्यादा दिनों तक जो है शासन किया है। ठीक है। तो देखेंगे आप कि गुलाम वंश 6 से 90, अर्थात लगभग 84 वर्ष। ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें 90 से 30, यानी 30, मतलब 9 3 12, हाँ 30 वर्ष। फिर उसके बाद इसका अगर देखेंगे तो 1320 से 1398, लगभग 78 साल। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें 14 से 1451, तो ये लगभग जो है 37 वर्ष। और फिर अगर इसका बात कीजिएगा तो ये 49 प्लस इधर 26, लगभग 75 ईयर्स। 75 वर्ष। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि सबसे अधिक किसने किया है, तो सबसे अधिक ये तो 84, और सबसे कम जो है ये 30 साल है। तो सबसे अधिक जो है गुलाम वंशों ने ही किया है, और सबसे कम शासनकाल जो खिलजी वंशों ने किया है। बस इस टॉपिक से हमको यहाँ से इस स्लाइड से सिर्फ इतना सी जानकारी प्राप्त करनी है कि सबका ईयर क्या है। ठीक है। और सबके जो है शासन काल क्या है उसको देख के चलना है। और फिर सबसे अधिक किसने शासन काल किया है, तो गुलाम वंश ने किया है, और सबसे कम तो खिलजी वंशों ने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे हम हमारे पास क्या है। हम्म, गुलाम वंश। तो आज जो है हम बेसिकली गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा एक एक चीज हमको जानना है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कितने शासक हुए, किसका शासनकाल कब से कब तक रहा, कौन कब मरा, कौन किसने क्या, मतलब कुछ बहुत सारे हस्तियां जो थे उसने क्या क्या, उसका प्रसिद्ध किस लिए है, और वो कब तक इसका शासन चला। ये तो आप लोग जानेंगे, 1206 से 1290 तक चला। इस बीच में कौन कौन आए, क्या किए, नहीं किए, उन सबको हमको क्वेश्चंस लेते हुए और प्लस साथ में इसका डिस्कशन करते हुए हमको देखते हुए चलना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है कि हमको पढ़ना किस तरीके से है, पढ़ना और सीखना किस तरीके से, आपको इस चीज़ को लेके चलना कि पढ़ना और सीखना किस तरीके से। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका एनालाइज पूरा अच्छे तरीके से कीजिए। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन है, आप आंसर रट लिए कि कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कब किया, तो 1206 ईस्वी में किया। सिर्फ आपको इतने से काम नहीं चलेगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा कुंडली जानना होगा, ये कहाँ थे, कब क्या किए नहीं किए, फिर इसके बाद क्या, वो चीज़ को हमको पूरा समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से समझते हैं और आपको किस तरह से हम समझा पाते हैं। चलिए देखते हैं। अभी ये रहा हमारे पास इसकी डिटेल्स। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन्होंने मात्र 4 साल तक 1206 से 1210 तक शासन किया। मात्र 4 साल, कहने का मतलब 1206 ईस्वी में स्थापना किया, ठीक है, और 1210 ईस्वी में मर गया। और कैसे मरा, तो ये पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था। तीसरा चीज़ हमारे पास क्या है कि दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम निर्माण जो है कहाँ करवाया था? तो अजमेर में करवाया था। और फिर तीसरा चीज़ ये है हमारे पास कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार के निर्माण का शुरुआत किया था। कुतुब मीनार का शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो हर क्वेश्चन को लगभग कोशिश करना है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कहने का मतलब है कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था दिल्ली सल्तनत काल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास है कि इल्तुतमिश। इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इसको कैसे, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, उस समय जो है इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया था। उसके बाद जब इल्तुतमिश शासक बने थे तब इसने दिल्ली की स्थापना की थी और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था। ठीक है, और इसीलिए इसको जो है इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलिए बढ़ते हैं इसके एनालिसिस की ओर। देखिए इसमें क्या दिया गया कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन गया। दूसरा, सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए जो चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल था। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल जो है किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया था। तो ये रहा हमारा कि एक क्वेश्चन से इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत जानना। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में लोग जानेंगे। कहने का मेरा मतलब है पढ़ो इस तरह से कि क्वेश्चंस को रिलेटेड करना सीखिए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो हमें उसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये तो भाई हर कोई जानता है, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है, रजिया सुल्तान। अब इसके हम एनालिसिस के रूप में देखें कि इसके पास क्या है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। दूसरा कि रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अकबर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, रजिया की शादी जो है अल्दुनिया के साथ हुई थी और इसने रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास कर दी गई थी। डाकुओं के द्वारा जो है कैथल के पास कर दी गई थी। तो इस तरह से हमको पढ़ते जाना है, याद भी रखते जाना है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको स्कैन शॉट्स करके रख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में है कि दिल्ली सल्तनत में 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया गया जो तुर्कान चहलगाने के नाम से जाना जाता था। इस संगठन को किसने बनाया? ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, कहने का मतलब तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी इल्तुतमिश ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी?
इल्तुतमिश ने की थी। चलिए इसका डिटेल्स में देखते हैं क्या। देखिए इसका डिटेल्स है इल्तुतमिश अपनी राजधानी को तो लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, ये चीज़ तो आपको बता ही दी है, और इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद दूसरा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय जो था इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। और तीसरा चीज़ कि इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के निकट जो है हौजे सुल्तानी नामक का मस्जिद का निर्माण करवाया था। और तीसरा चीज़ इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। वैधानिक स्वीकृति का मतलब होता है कि नियम कानून के साथ जो है इसने सुल्तान पद की प्राप्ति की थी। किससे? बगदाद के खलीफा से। दिल्ली का पहला शासक था। ठीक है, अब अगर इसके बारे में और थोड़ा बहुत जाने कि इल्तुतमिश था कौन, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। गुलाम एवं दामाद दोनों था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? हमको लगता है कि इस क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा लोग अगर जाने के होंगे इल्तुतमिश के साथ जाएंगे, बहुत सारे चले भी गए होंगे, लेकिन जी नहीं, ये हमारा पूरा पूरी गलत है। रजिया सुल्तान भी नहीं है, ठीक है, रकुनुद्दीन फिरोज भी नहीं है। हमारा जो इसका आंसर है ये आराम शाह है। कैसे? तो इसका कहानी इस तरह से कुछ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी आराम शाह बने। कौन बने? तो आराम शाह। और इन्होंने मात्र 8 महीनों तक शासन किया और इल्तुतमिश जी जो है आए और इसको हत्या करके ये खुद शासक बन गए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका उत्तराधिकारी का पूछा जाए तो आराम शाह होगा। ठीक है, इन्होंने मात्र 8 महीने तक शासन किया तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। ठीक है देखिए डिटेल्स में क्या लिखा है कि आराम शाह केवल 8 महीनों तक शासन किए। आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया और इल्तुतमिश की मृत्यु 1229 ईस्वी में हुई। ठीक है, और रकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था जो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था। इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। रकनुद्दीन फिरोज जो थे वो इल्तुतमिश के बेटे थे और रजिया सुल्तान की बहन थी। रकनुद्दीन फिरोज जब शासक बने तो यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था और इसके छाया पे मतलब साय के रूप में शाह तुर्कान इसकी माँ रहती थी। शाह तुर्कान इसकी माँ का नाम था। और इसी के शासन के कारण जो थे तुर्की लोग जो थे वो परेशान हो गए और रकनुद्दीन फिरोज को हटा करके रजिया सुल्तान को इन्होंने सुल्तान बना दिया। रजिया बेगम को इन्होंने सुल्तान बना दिया। ठीक है, इसका कहानी इसी तरह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल के समय जो थे मंगोल जो है प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। ठीक है, तो इसका डिस्कशन में देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन इसका डिस्कशन है कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे कौन? तो मंगोल। मंगोल का मुख्य पेशा क्या था? घोड़ों एवं अन्य पशुओं का पालना था। अगला, चंगेज खान का जन्म जो है इन्हीं मंगोलों के बीच था 1163 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंगेज खान जो थे वो कौन थे? तो ये एक मंगोल थे, मंगोली यात्री थे। ठीक है, अगला, चंगेज खान का मूल नाम जो था तैमूचिन था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। ये इंपॉर्टेंट है और इसे महान एवं श्रापित दोनों पुकारा गया था। हम्म, अगला, अगर क्वेश्चंस को सही तरीके से आप पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि एक भी चीज़ छूट पाएगा इसमें। भले मैं समझा ना सकूं लेकिन छूट नहीं पाएगा एक भी चीज़। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी रीति रिवाज पर नवरोज उत्सव को मनाया था? नवरोज उत्सव को मनाने वाला था ये गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश नहीं होगा, तुगलक नहीं होगा, नसीरुद्दीन महमूद नहीं होगा। इसका आंसर जो क्या होगा? गयासुद्दीन बलबन होगा। चलिए गयासुद्दीन के बलबन के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं कि क्या थे गयासुद्दीन बलबन। देखिए, अब गयासुद्दीन बलबन जो थे इसका वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था। सबसे पहली चीज़,
दूसरा, दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा? तो 1266 में बैठा और गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा। ठीक है। तीसरा, इसके राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को शुरुआत की, जो कि काफी फेमस रहा। सिजदा पैबोस का मतलब है पैरों को चूमना। ठीक है, पैरों को चूमना एवं सिर को झुकाना, सिर को झुकाना, जो कि सिजदा एवं पैबोस। ठीक है। अगला है, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन सबसे पहले किसने किया था? बलबन ने किया था अपने विरोधियों के लिए। और तुर्कान ए चिहत्ता ने जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इसका विनाश किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन किया था। और इसीलिए गयासुद्दीन बलबन इससे फेमस रहे थे, कुतुबुद्दीन के द्वारा बसाए गए वंश में, तो कहने का मतलब गुलाम वंश में। और इसीलिए इसका ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने शासन पे गद्दी पे कब बैठा था? तो 1266 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। खुसरो एवं अमीर हसन किसके शासन काल में राज दरबारी कवि थे? ये जो थे गयासुद्दीन बलबन के ही शासन काल में राज दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स अगर देखें तो डिटेल्स आपका हो जाता है, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन फांसी के एक प्रसिद्ध कवि थे। दूसरा, अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। और इसमें बलबन के दरबार से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान के दरबारों में रहे थे। और इसमें अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता कहा जाता था। और अमीर खुसरो सितार एवं तबले के आविष्कारक माने जाते थे। अगर इसको हम इस तरीके से कहें, ये सबसे पहले तो ये फारसी के कवि थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा चीज ये रहा आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, तीसरा चीज ये कि किसके किसके बलबन से लेकर के एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन काल तक रहे थे। फिर इसको भारत का तोता कहा जाता था। फिर अमीर खुसरो सितार एवं तबले के आविष्कारक माने जाते थे। आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नंबर आपका क्वेश्चन है, दिल्ली के सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था? टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाला जो सुल्तान था वो क्या होना चाहिए? गयासुद्दीन बलबन होना चाहिए, नसरुद्दीन महमूद होना चाहिए, नकरुद्दीन फिरोज होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए। ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी गुलाम वंश पढ़ रहे थे तो तुगलक वंश से अब बच गए ये तीनों। गयासुद्दीन बलबन के बारे में अगर ऐसा कुछ रहता तो हमें पता चल चुका होता, नहीं था। नकरुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का बेटा था, ये भी नहीं था। आता है हमारा आंसर नसरुद्दीन महमूद, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला था। ये एक ऐसा था जो कि इसके बारे में डिटेल्स में पता चल जाएगा कि इस बारे में देखिए हमने हर क्वेश्चन का डिटेल्स लिख करके रखा है ताकि एक मुझे छूट ना पाए। देखिए डिटेल्स में क्या है कि बलबन जो एक षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। ठीक है, फिर दूसरा जो है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी नसरुद्दीन महमूद से किया था। और बलबन को उलुग खान की उपाधि भी इसी ने दी थी। आपको इस लाइन को जरा सा समझना है। देखिए आपको इस तरह से समझाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, स्थापना किया। इसके बाद कौन आया? आराम शाह। इसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। यहाँ तक तो आपको पता है। फिर इसके बाद आपको ये भी पता हो कि रकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, इसका बेटा जो था, जो कि और ये अयोग्य शासक था और इसके ऊपर माँ शाह तुर्कान का छाया था, इसके माँ का शाह तुर्कान का। ठीक है, इसके बाद जो है तुर्की लोग रजिया सुल्तान को बना दिया था, बेगम रजिया बेगम को सुल्तान बनाया था। इसके बाद इन्होंने गैर सामंत को तुर्की को सामंत बनाया था, जैसे कि अकबर अमीर अकबर जमालुद्दीन याकूत को बनाया था वही का सरदार। जिस कारण इसको बंदी बना करके मुइजुद्दीन बहराम शाह को बना दिया था, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बना दिया। और फिर इसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया गया। ठीक है, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद ही बलबन ने षड्यंत्र रचा। ठीक है, षड्यंत्र रचा और नसीरुद्दीन महमूद को जो है 1246 में सुल्तान बनाया। और नसीरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेकर के 1266 तक शासन किया। ठीक है, चलिए इसका डिटेल्स में आप देख लेते हैं। क्या डिटेल्स तो मैंने देख ही लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक थे शमसुद्दीन कैमूर, क्योंकि गलबन तो होगा नहीं, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य से संबंधित है।
नसरुद्दीन महमूद तो हो गए। चलिए, अब हमारा लगभग लगता है कि सार खत्म हो चुका है। देखिए, अब ये जो हमारे अंदर महत्वपूर्ण जानकारी है, जरा सा इसका उपयोग करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ठीक है। इसके बाद कौन आया? आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश। देखिए, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, और फिर रकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन कैमूर। इसके बारे में अगर एक एक चीज़ पढ़ें, देखिए आपको पता चला था कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? संस्थापक, ठीक है, राजधानी लाहौर में बनाया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद कब मरा था? 1210 ईस्वी में। स्थापना कब किया था? 1206 ईस्वी में। दूसरा, आराम शाह केवल 8 महीने के लिए बना था और इसको मार करके इल्तुतमिश बन गया शासक। फिर उसका रकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का बेटा था रकनुद्दीन फिरोज, और यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था, जिसके ऊपर किसकी छाया थी? तो इसकी माँ शाह तुर्कान का छाया था, ठीक है, शाह तुर्कान का। फिर इसके बाद जो है तुर्की लोगों ने किसको बना दिया था? रजिया बेगम को सुल्तान बनाया था। किसने? तो तुर्की लोगों ने, याद रखना है, तुर्की ने बनाया था। फिर इसके बाद जो मुइजुद्दीन बहराम शाह को बनाया, और इसको हटाया किस लिए था? क्योंकि इसने मतलब गैर तुर्की को अपना सामंत बनाया था। फिर उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह आए, और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन ने एक षड्यंत्र रचा, जो कि जस्ट पढ़े, षड्यंत्र रचा, और नसरुद्दीन महमूद शाह को अपना इसने बनाया, और यही एक ऐसा शासक थे जो अपना टोपी सी करके अपना जीवन व्यतीत करता था। फिर उसके बाद 1266 में खुद गयासुद्दीन बलबन बन गए, जो कि बहुत सारे काम के, जो कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा हो गया, नवरोज उत्सव हो गया, फिर उसके बाद लौ एवं रक्त की नीति का पालन, ये तीनों चीज़ें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लास्ट में शमसुद्दीन कैमूर कैकूबाद जो आते हैं। अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सीधे आपके मुंह से निकलने चाहिए आंसर्स इतने पढ़ने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से करके। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली सुल्तान का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से, वाह वाह क्या बात है, ये तो पहले ही निकल जाएगा आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब शॉर्ट में चलते हैं, 1206 में स्थापना किया था दिल्ली का, सबसे पहले संस्थापक थे, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय हुई थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने कुछ किया था? जी हाँ, किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। तो आपको ये सारी चीज़ें इसको शॉर्ट्स में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? वह अभी तो जस्ट मैंने पढ़ाया था। कासुल खान, एसुगई, तैमुचिन, ओगदी। इसका आंसर हो गया तैमुचिन। क्या हो गया? तैमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमुचिन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि दिल्ली को किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। सीधी सीधी सी बात है, गयासुद्दीन बलबन ने। चलिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को स्टार्ट किया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा। दूसरा चीज इसने क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। तीसरा चीज क्या किया था? नवरोज उत्सव को मनाया था, ठीक है, नवरोज उत्सव को मनाया था। और इसने शासन कब किया था? 1266 से लेकर के 1287 के लगभग में। लेकिन बना कब था? 1266 में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रजिया बेगम को पद से हटाने में किसका हाथ था? तो ये तो बार बार बोल रहे हैं, तुर्कों का हाथ था। किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन है? चंगेज खान के समकालीन, तो भाई ये तो इल्तुतमिश के समय में देखे गए थे, तो समकालीन तो ऐसी सीधी सी बात है। अगर कोई मेरा दोस्त है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं समकालीन कहने के मतलब समान काल में, तो मेरा ही कालीन होगा। इसे इल्तुतमिश के समय देखा गया था, तो इल्तुतमिश से इसके जो है समकालीन होंगे, ठीक है। आप अगर थ्योरी को सही से पढ़ लेते हो, तो फिर ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं रहता, आपको बहुत हल्का लगने लगेगा। देखिए,
पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान कब बना? अरे भाई क्या बात है यार, ये तो सीधी सी बात है, 1266 में बना था। चलिए अगला देखते हैं। डन नहीं रह जाता फिर ऑब्जेक्टिव में। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अमीर हसन किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे किस भाषा के कवि थे? फारसी भाषा के, बार बार बता रहे थे। अमीर खुसरो के हम यहाँ से बात कर लेते हैं। ये बलबन के समय में, बलबन के शासन काल में आए थे और किसके शासन काल तक रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद इसको सितार एवं तबले, सितार एवं तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। दूसरा, भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, भारत का तोता, द्वितीय हिंद। ठीक है, तो इसको याद। हम्म, देखिए अब आगे लिखना है कि रजिया सुल्तान के घोड़े का सरदार ने किसे किया था? ये तो जमालुद्दीन याकुत को किया था, जमालुद्दीन याकुत को किया था, अपने घोड़े का सरदार ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओ यार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये तो सीधा सीधे बताया गया, अजमेर में है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने किया था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और अगर पूछेगा शुरुआत किसने की थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा बनवाए थे, कहाँ पे? अजमेर में। एक और बनाया था दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, याद होना चाहिए। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, दिल्ली सल्तनत के राजा में सिरसा एवं पैगम्बर पर था। बार बार तो बता रहे हैं भाई, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। कब बने थे? 1266 में दिल्ली के सुल्तान बने थे। और इसने सिरसा पैगम्बर प्रथा का शुरुआत किया था, साथ ही नवरोज उत्सव को मनाया था। ठीक है, लय और रक्त की नीति को अपनाया था। फेमस थे गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन काल में, मतलब गुलाम वंश में। चलिए लगभग अब क्या बचा है जरा उसको देख लेते हैं। चलिए अब कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों से बात ये करना चाहूँगा कि आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, तो उसका एनालिसिस, एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस का कहने का मतलब, अगर कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर रटने से काम नहीं चलने वाला। उस क्वेश्चन के आंसर रटने से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको उसके डिटेल्स को जाननी जरूरी होगी। डिटेल्स, अगर आपको पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि वो ताजमहल आगरा में स्थित है। इतने से काम नहीं चलने वाला। ताजमहल किसने बनवाया, इसके मूर्तिकार कौन थे, क्यों बनाया गया, ये आपको सारा चीज़ें पता होनी चाहिए। आगरा कहाँ पड़ता है, किस देश में है, किस राज्य में है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तब जा करके आपको संतुष्टि मिलेगी और पढ़ाई में कुछ जा करके निखार आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को हमारी पढ़ाई पसंद में आई, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को, जैसे कि सर भी बोलते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जो इधर घंटा होता है शायद, ऐसे ही होता है ना, तो इस घंटे को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर अच्छा लगा हो लाइक भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत तरह की वीडियो आती रहेंगी।